दोस्तों, क्या होगा अगर कोई एलियन हमारी धरती पर रहने के लिए आ जाए और हम इंसानों को गुलाम बनाकर हम पर राज करें। कुछ ऐसा ही होता है जैक और नाइट्री के साथ, जो धरती की तरह ही दिखने वाले एक प्लेनेट पर रहते थे जिसका नाम पेंडोरा था। तो मूवी की शुरुआत जैक नाम के एक नेवी को दिखाते हुए होती है जो अपनी फैमिली के साथ पेंडोरा नाम के प्लेनेट पर रहता था। असल में कुछ साल पहले जैक और उसकी वाइफ नाइट्री ने अपने प्लेनेट को इंसानों से बचाने के लिए उनसे जबरदस्त मुकाबला किया और उन्हें ये प्लेनेट छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। जैक अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से जिंदगी बिता रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक के अपने 3 बच्चे भी हैं और इनके अलावा जैक ने 2 और बच्चों को गोद लिया था। उनमें से एक बच्ची उसकी पुरानी साथी की थी जो उसे जन्म देने के बाद मर गई थी और जैक ने उसका नाम कीरी रखा था, और दूसरा बच्चा इंसान का बच्चा था। यहाँ बताया जाता है कि जब इंसान पेंडोरा प्लेनेट से वापस जा रहे थे तब वो बच्चा पेंडोरा में ही रह गया था और ये उस कर्नल का बेटा था जो कि मारा जा चुका था। और तब से जैक और उसका परिवार ही उसका ख्याल रखता था और उन्होंने इसे स्पाइडर नाम दिया था। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि उन्हें ये जिंदगी देवी आवा से मिली है, इसलिए वो लोग उनके लिए अपनी जिंदगी भी न्योछावर कर सकते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। स्पाइडर जैक के बच्चे के साथ खेल कूद कर बड़ा होता है और स्पाइडर के लिए भी वही उसका परिवार था, लेकिन नाइट्री उसे नहीं अपनाती क्योंकि उसके लिए वो अब भी इंसान का ही बच्चा होता है। जैक अपने बच्चों को तीर चलाना, मछली पकड़ना, दुश्मनों से लड़ने जैसी कई चीजें सिखाता है। फिर एक दिन नाइट्री और जैक देखते हैं कि आसमान में एक तारा चमक रहा है और वो उनके प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा है। वो जब थोड़ा पास आता है तब उन्हें पता चलता है कि वो स्पेसशिप है और इंसान फिर से उनके प्लेनेट पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इंसानों की स्पेसशिप जब पेंडोरा पर लैंड करती है तो उसकी तेज आग की वजह से जंगल में आग लग जाती है और सब कुछ बर्बाद होने लगता है। शिप से कई सारे रोबोट बाहर आते हैं और इन्हें इंसान कंट्रोल कर रहे होते हैं और वो इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें थी जिससे वो वहाँ के पेड़ पौधे और जानवरों को कुचल रहे थे। लेकिन जैक और नाइट्री के पास इस बर्बादी को देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों रो रहे होते हैं। इसके बाद हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक अवतार जागता है जो नेवी के लोगों की तरह नीले शरीर वाला होता है और वो बेकाबू होकर अपने आसपास खड़े दूसरे अवतार को मारने लगता है। बाकी के अवतार उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो काबू में नहीं आता। इसके बाद वो सारे अवतार मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कर्नल का अवतार है जिसे नाइट्री ने लड़ाई में मार दिया था। कर्नल को वापस जिंदा करने के लिए उसे आधुनिक तकनीक की मदद से नेवी का रूप दिया गया था और इसी तरह कई इंसानों को नेवी बनाया गया था ताकि वो पेंडोरा में रह सके। इसके बाद कर्नल के दिमाग में एक इलेक्ट्रिक चिप डाल दी जाती है जिसमें उसकी सारी पुरानी यादें होती है। कर्नल अब जैक से बदला लेना चाहता था। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैक और उसके साथियों ने इंसानों की ट्रेन पर हमला कर दिया है जिसमें हथियारों को ले जाया जा रहा था। वो सब लोग हथियारों को लूट लेते हैं। तभी वहाँ हवाई हमला होता है। जैक का बड़ा बेटा नेटियम भी वहाँ होता है जो हवाई हमले में घायल हो जाता है, लेकिन वो बच जाता है और जैक उसे अपने साथ घर लेकर आता है। इंसानों ने पेंडोरा वासियों के घर उजाड़ दिए थे, इसलिए अब सारे नेवी पहाड़ों में छुपकर रहने लगते हैं। दूसरी तरफ कर्नल और उसके साथी जैक को ढूंढते हुए एक बेस तक पहुँच जाते हैं जहाँ उसकी एक सीनियर ऑफिसर उसे बताती है कि उन्हें जैक को जल्दी पकड़ना होगा क्योंकि वो उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है और अब कर्नल ही उसकी आखिरी उम्मीद है। वो कहती है कि वो लोग पहाड़ों में कहीं छुपे हुए हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना मुश्किल है। इसके बाद कर्नल जंगल में जाता है जहाँ जैक के बच्चे खेल रहे होते हैं। जब जैक के बच्चे उन्हें देखते हैं तो वो तुरंत जैक को इस बात की खबर देते हैं। जैक उन्हें तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहता है। अब जैक के बच्चे वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी कर्नल और उसके आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। कर्नल उन सबको अपने साथ ले जाना चाहता था लेकिन तभी वहाँ नाइट्री और जैक भी आ जाते हैं। नाइट्री पेड़ के पीछे छुपकर कर्नल के एक आदमी पर तीर चला देती है और किसी तरह वो लोग अपने बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन स्पाइडर वहीं रह जाता है और कर्नल उसे पकड़ लेता है। यहाँ कर्नल को पता चल गया था कि स्पाइडर उसी का बेटा है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जैक नाइट्री से कहता है कि उन्हें ये जगह छोड़नी होगी क्योंकि कर्नल उससे अपनी मौत का बदला लेना चाहता है और वो लोग स्पाइडर के जरिए उनका पता लगा लेंगे, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और की जान जाए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्नल जैक का पता जानने के लिए स्पाइडर को बहुत टॉर्चर कर रहा था, लेकिन स्पाइडर उसे कुछ भी नहीं बताता है। कर्नल सोचता है कि स्पाइडर एक इंसान है, इसलिए उसे इंसानों की तरह ही समझाना चाहिए। वो स्पाइडर को बताता है कि वो ही उसका असली बाप है और उसने जानबूझकर उसे पेंडोरा में छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। अब स्पाइडर उसकी बातों में आ जाता है और जैक का पता बताने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जैक और उसका परिवार उस जगह छोड़कर जाने लगते हैं और जाने से पहले किसी और को वहाँ का मुखिया बना देता है। वो लोग अपने उड़ने वाले क्रिएचर इकराम पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। कई सारे आइलैंड पार करने के बाद उन्हें एक ऐसा आइलैंड मिलता है जहाँ के लोग काफी अद्भुत होते हैं। वो लोग जमीन और पानी दोनों जगहों पर बड़ी आसानी से रह सकते हैं। जब वहाँ के लोग जैक और उसके परिवार
परिवार को देखते हैं तो वो लोग उनकी पतली पूंछ और पतले हाथों का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ उन लोगों का मुखिया पानी से निकल कर आता है। तब जैक मुखिया से कहता है कि वो लोग यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन मुखिया कहता है कि वो लोग यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि उनका रहन सहन उनसे अलग है। वो लोग पानी में रहते हैं और जैक और उसका परिवार जंगल में रहता है और इसीलिए यहाँ उनका कोई काम नहीं है। अब जैक कहता है कि वो लोग उनके रहन सहन को अपनाने की कोशिश करेंगे और जल्दी ही उनके तौर तरीके भी सीख लेंगे। जैक कहता है कि उसे अपने परिवार को सलामत रखने के लिए यहाँ रहने की इजाजत चाहिए। अब ये सुनकर मुखिया मान जाता है और जैक और उसके परिवार को सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी अपने बच्चों को देता है। इसके बाद मुखिया के बच्चे जैक और उसके परिवार को पानी की सैर कराते हैं और पानी में रहने वाले क्रिएचर की सवारी करना सिखाते हैं। तभी जैक का बेटा क्रिएचर की सवारी करते हुए गिर जाता है और उसे देखकर सब हंसने लगते हैं। उन सबको शुरुआत में काफी परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो लोग सब कुछ सीख जाते हैं। दूसरी तरफ कर्नल से उसकी सीनियर ऑफिसर कहती है कि नेवी के उड़ने वाले क्रिएचर हमेशा उनके स्पेसशिप पर भारी पड़े हैं, इसलिए कर्नल भी अपने लिए एक उड़ने वाला क्रिएचर चुनता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो उनसे बराबरी का मुकाबला कर सके। इधर जैक और उसके बच्चे धीरे धीरे नए माहौल में ढलने लगते हैं, लेकिन एक दिन मुखिया का बेटा अपने साथियों के साथ जैक की बेटी कीरी का मजाक उड़ाता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। लेकिन तभी वहाँ कीरी के भाई आ जाते हैं और मुखिया के बेटे के साथ लड़ने लगते हैं। जब जैक को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने ही बच्चों को डांटने लगता है। वो कहता है कि वहाँ रहने के लिए उन्हें सबसे दोस्ती बनाकर रखनी होगी और इसीलिए जैक रॉक को मुखिया के बेटे से माफी मांगने के लिए कहता है। इसके बाद जैक का बेटा रॉक मुखिया के बेटे से माफी मांगता है और मुखिया का बेटा भी उसे माफ कर देता है, लेकिन ये उसकी चाल होती है। मुखिया का बेटा उसका दोस्त बनने का नाटक करते हुए उसे ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं। वो रॉक से कहता है कि वो लोग यहाँ शिकार करने आते हैं, लेकिन इस बीच वो लोग रॉक को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रॉक को पता चलता है कि वो वहाँ पर अकेला है। रॉक जब पानी से ऊपर आता है तभी एक बड़ी सी मछली उस पर हमला कर देती है और रॉक खुद को बचाने के लिए भागने लगता है। मछली लगातार उसे खाने के लिए उसके पीछे पड़ी होती है, इसलिए वो एक पत्थर के बीच में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद रॉक को पानी के अंदर घुटन होने लगती है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बड़ी मछली उसकी तरफ तेजी से आती है और जैसे ही वो उसे खाने वाली होती है तभी एक बड़ी सी व्हेल मछली उस मछली पर हमला कर देती है। तब तक रॉक की सांसें खत्म हो जाती है और वो डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद जब रॉक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो व्हेल मछली के ऊपर बैठा हुआ है। रॉक उस व्हेल को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि व्हेल भी जख्मी हो गई है और उसके फिंग में एक लोहे की हुक फंसी हुई है। रॉक उस हुक को निकालता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद बेल उसे उस आइलैंड तक ले जाती है जहाँ जैक और बाकी लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ मुखिया को अपने बेटे की करतूत का पता चल जाता है और वो सबके सामने अपने बेटे को सजा देने की बात करता है, लेकिन रॉक कहता है कि उसमें उसकी गलती नहीं है और गहरे पानी में जाने का आइडिया उसी का था। ये सुनकर मुखिया का बेटा शर्मिंदा हो जाता है और सोचता है कि उसने रॉक के साथ धोखा किया और फिर भी वो उसे बचा रहा है। और फिर मुखिया के बेटे और रॉक की सच में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद अगले दिन रॉक सबको उस व्हेल मछली के बारे में बताता है और मुखिया की बेटी कहती है कि उस मछली को टुकून कहते हैं, लेकिन जिस मछली ने उसकी जान बचाई है वो पाइकन है, लेकिन उसे उसकी बिरादरी से बाहर कर दिया गया है क्योंकि उसने कई लोगों की जान ली थी। लेकिन रॉक को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि वो व्हेल किसी को मार सकती है क्योंकि उसी व्हेल ने उसे बचाया था। रॉक फिर से उस व्हेल से मिलने जाता है और उसके साथ गहरे पानी में खेलने लगता है। दूसरी तरफ कर्नल एक बड़ी मशीन में बैठकर जैक को ढूंढ रहा होता है। जिस मशीन में वो था उस मशीन से वो लोग बड़े बड़े टुकून का शिकार करते थे। कुछ देर में कर्नल उस आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां जैक और उसका परिवार था। कर्नल वहां के लोगों से जैक के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि उन्होंने जैक को नहीं देखा है। इस पर कर्नल उन लोगों को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन स्पाइडर उससे कहता है कि वो लोग सच कह रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। कर्नल अपने बेटे की बात मान लेता है, लेकिन जाने से पहले वो लोग उस गांव को आग लगा देते हैं। जैक और उसका परिवार उसी आइलैंड के दूसरे हिस्से में छुपा हुआ था। तभी मुखिया वहां जाता है और बताता है कि कर्नल उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच चुका है। दूसरी तरफ कर्नल ये प्लान बनाता है कि वो लोग वहां के टुकून का शिकार करेंगे, इसलिए वो लोग मशीन के जरिए टुकून का शिकार करने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ रॉक को पता चल जाता है कि पाइकन ने किसी की जान नहीं ली थी, बल्कि नेवी लोगों को मारने वाले शिकारी थे और इसका इल्जाम पाइकन पर आ गया था, जिसकी वजह से उसे बिरादरी से बाहर करके अकेला छोड़ दिया गया था। दूसरी तरफ कर्नल और उसके साथी कई मशीन गन की मदद
मदद से एक बड़े से टुकुन पर हमला कर देते हैं जो अपने बच्चे के साथ तैर रहा होता है। वो टुकुन काफी चीख रहा होता है और आखिर में इंसान उसे मार देते हैं। इसके बाद वो लोग उसे अपने साथ लेकर आते हैं और उसके मुंह के अंदर जाते हैं। वो लोग उस टुकुन के गले के ऊपरी हिस्से में छेद करते हैं जहाँ से पीले रंग का लिक्विड बाहर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस पीले रंग के लिक्विड को पीने से किसी की उम्र नहीं बढ़ती है और इसीलिए इसकी कीमत बाजारों में काफी ज्यादा है, जिससे वो लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। जब आइलैंड के लोग उस टुकुन की लाश को देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा भी आता है। वो लोग जैक को इसका जिम्मेदार मानते हैं और कहते हैं कि उसकी वजह से इंसान इन जानवरों को मार रहे हैं। इसके बाद ये लोग कर्नल और उसके साथी से लड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन जैक कहता है कि वो लोग उनके आधुनिक हथियारों के आगे नहीं टिक पाएंगे। कर्नल का प्लान अब बड़े बड़े टुकुन मतलब पाइकन का शिकार करने का होता है, क्योंकि उसका शिकार करके लोग ज्यादा लिक्विड निकाल सकते हैं और ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। टुकुन के शिकार को देखते हुए रॉक को पाइकन की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है। रॉक के भाई बहन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं। जब वो लोग पाइकन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पाइकन को तीर लग गई है, जिसकी वजह से वो वहां से हिल नहीं पा रहा है। वो सब लोग उस तीर को निकालने की कोशिश करते हैं और इसी बीच कर्नल और उसके साथी उनकी तरफ आ रहे होते हैं। रॉक जैक को इस बारे में बताता है और जैक अपने साथियों के साथ वहां जाने के लिए निकल जाता है। फिर रॉक और उसके भाई बहन किसी तरह उस तीर को पाइकन के शरीर से बाहर निकालते हैं, लेकिन कर्नल के आदमी उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब मुखिया की बेटी कर्नल के मशीन से मरने वाली होती है, लेकिन जैक का बेटा उसे बचा लेता है। फिर कर्नल उन्हें एक बड़े जाल में फंसा लेता है और उन्हें अपनी शिप पर ले जाता है। तब तक जैक और उसके साथी भी वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि कर्नल ने उसके बच्चों को बांध कर रखा है। कर्नल जैक से कहता है कि अगर वो अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहता है तो उसे अकेले ही वहां आना होगा। जैक उसकी बात मान लेता है और अकेले ही वहां जाने लगता है। इसी बीच पाइकन अचानक से पानी से निकलकर कर्नल की शिप में चढ़ जाती है और उसके आदमियों को मारने लगती है। इससे जैक और उसके साथी भी कर्नल पर हमला कर देते हैं। फिर नाइट्री भी वहां अपने उड़ने वाले क्रिएचर इकराम पर बैठकर आ जाती है और उन पर हमला करने लगती है। जैक किसी तरह अपने बच्चों को बचा लेता है, लेकिन जैसे ही वो लोग भागने वाले होते हैं कर्नल जैक की बेटी कीरी और उसकी छोटी बहन को पकड़ लेता है। इसी बीच जैक के बड़े बेटे को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। अब नाइट्री अपने बेटे की मौत से काफी टूट जाती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। इससे जैक और नाइट्री को और भी गुस्सा आ जाता है और वो लोग कीरी और उसकी बहन को बचाने के लिए शिप पर आ जाते हैं। जैक वहां पर ब्लास्ट करता है और नाइट्री इंसानों को बेरहमी से मारने लगती है, लेकिन तभी कर्नल कीरी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। लेकिन तभी नाइट्री भी कर्नल की बेटे स्पाइडर को पकड़ लेती है और उसे मारने की धमकी देती है, जिस वजह से कर्नल को कीरी को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद जैक सबको वहां से जाने के लिए कहता है और खुद कर्नल से लड़ता है। दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है। इस बीच शिप की हालत भी खराब हो जाती है और वो कभी भी पलट सकती थी, इसलिए सब लोग वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जैक कर्नल की गर्दन को पकड़ लेता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है और कर्नल वहीं डूब जाता है। इसके बाद जैक भी वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन नाइट्री और उसकी बेटी शिप में फंसे होते हैं और तभी कीरी उनके पास आती है और उन्हें रास्ता दिखाती है और जैक भी रॉक के साथ बाहर आ जाता है। अब दूसरी तरफ स्पाइडर को कर्नल मिलता है और वो उसे पानी से बाहर ले आता है, क्योंकि जब नाइट्री ने उसकी गर्दन पर चाकू रखा था तब कर्नल ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन जब कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वो मना कर देता है और वो वापस जैक और उसके परिवार के साथ चला जाता है, जिसे देखकर जैक बहुत खुश होता है। इसके बाद जैक अपने बड़े बेटे की बॉडी को देवी आवा के हवाले कर देता है और उस पल को याद करता है जब उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में उठाया था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।